और प्रश्न कुंडली की महारत या एक प्रकार से हम कहें कि सिद्ध हस्त, और बहुत समय से कोई आदमी किसी चीज को करते करते उसी चीज में रमा हो जाता है, तो उन्होंने प्रश्न कुंडली पर भी विशेषज्ञता हासिल की है। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय श्री पीपीएस राणा जी से कि प्रश्न कुंडली के हिसाब से और आज के विषयों के हिसाब से एक समन्वित अपना संभाषण प्रस्तुत करें और कुछ ऐसे अनमोल टिप्स दें प्रश्न कुंडली के विषय में जो यहाँ पर बैठे लोग उस सूत्र को अंगीकार कर लाभान्वित हो सके। आदरणीय पीपीएस राणा जी। आगामी उपस्थित आदरणीय श्री एच.एस. रावत साहब और वह साहब उनको नमस्कार करते हैं और विभिन्न प्रांतों से आए ज्योतिषविद, ज्योतिष प्रेमी और ज्योतिष जिज्ञासु सबको मेरा नमन। हमारा जो पहला सत्र रहा वो ज्योतिष और अध्यात्म उसको हम बोल सकते हैं। उसमें हमारे बड़े बड़े आचार्यों ने अपनी इतना बढ़िया पहला सेशन हमारा रहा, शायद आपको बहुत अच्छा ज्ञान उसमें प्राप्त हुआ होगा। ज़्यादा उसमें अध्यात्म पे ही हमारे आचार्यों ने अपनी बात रखी। कुछ इस सत्र में मैं अपनी पैरा में रखता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि ज्योतिष की बात से शुरू करें। हालांकि मुझे प्रश्न कुंडली पे बोलने के लिए बोला गया है, पर मैं सोच रहा था कि मंगल के ऊपर, चूंकि जो ये आशा जी हैं, विशेषकर आशा जी ये कार्यक्रम दीक्षांत समारोह अपने बच्चों के लिए कराती है, उसके उपलक्ष्य में ये ज्योतिष गोष्ठी भी कराती हैं। तो मैं सोचता हूँ कि यहाँ काफ़ी स्टूडेंट हैं जो कुछ बात को जानना चाहते हैं, ज्योतिष को मन को जानना चाहते हैं। और एक बात और है, मैंने जिन गुरु से ज्योतिष विद्या ली, सीखी, वो मुझे कहा करते थे कि बेटा यदि 1 घंटे ज्योतिष का अभ्यास करते हो तो 2 घंटे पढ़ा करो, पढ़ाई ज्यादा करो, कम देखो तो ज्ञान बढ़ता चला जाएगा। मैं कुछ ऐसे सूत्रों की बात आपसे करूंगा, ऐसे जिनको आप जानते हैं, जो आपको जिन गुरुजनों ने आपको पढ़ाया है। कभी कभी प्रश्न ये उठता है कि क्या मंगल दोष ही मांगलिक दोष बनाता है या और गहरे दोष नहीं बनाते? सिर्फ मंगल को ही हम दोषी मानते रहते हैं। आप जानते हैं कि मंगल लगन में, चौथे में, 7वें भाव में, 8वें, 12 भाव में बैठ के मांगलिक योग बनाता है, ये आप सब जानते हैं। इसके परिहार पे मैं कुछ बात करूंगा, वो भी आप जानते हैं, लेकिन ये है कि सूत्रों का कुछ थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा, ये बात मान लीजिए। उसमें कुछ चीजें मैं विशेष जोड़ूंगा। अगर किसी लड़की की या लड़के का मांगलिक योग है, अभी हमारे समाज में इस टाइप की व्यवस्था है, मेरे पहाड़ों में भी देखा है कि साथ लड़की की कुंडली में मांगलिक दोष है तो शादी में समस्या खड़ी हो गई कि साथ लड़का मांगलिक ढूंढिए। ऋषि प्राशन ने काफी चीजें लिखी हैं, उनका मैं आपसे जिक्र करना चाहूंगा इस मन से कि देखिए, जो हमारे मांगलिक दोष के जो परिहार हैं वो आप जानते ही हैं कि यदि मेष का मंगल लगन में हो तो मंगल का परिहार हो जाता है, यानी कि मंगल दोष कम लगेगा। वृश्चिक का मंगल 4थे भाव में होगा तो मांगलिक दोष का कम माना गया है, जैसा कि हमारे शास्त्रों में लिखा गया। मकर का मंगल 7वें भाव में हो और कर्क का मंगल 8म में और धनु का मंगल 12वें भाव में है, तो इसको ज्योतिष के परिहार बोले गए हैं, ये आप सब लोग जानते हैं। इसमें 2-3 बातें मैं और जोड़ना चाहूंगा कि यदि मंगल के साथ बृहस्पति बैठा हो तो वो भी मंगल की जो निगेटिविटी है या उसकी जो पावर है उसको कम करता है, यानी कि कुंडली के अंदर कहीं मंगल और बृहस्पति बैठे हैं तो भी मांगलिक दोष को छीन करते हैं, या बृहस्पति की दृष्टि मंगल पर पड़ रही हो तो भी मांगलिक दोष को वो कम करेगा। तो इसमें इस विषय को इसलिए लिया है क्योंकि ये हमारा बहुत इस टाइप के प्रश्न हमारे पास, बहुत शादी ब्याह के बहुत प्रश्न आते हैं, ताकि हम किसी को डरावे नहीं, हमें देखना है कि क्या उसका मंगल का परिहार हो रहा है। और 2-3 चीजें मैं इसमें सूत्र जोड़ूंगा। और उससे पहले कि मैं ये बताना चाहता हूँ कि क्या लगन में शनि और सूर्य बैठ जाए तो क्या वो वैवाहिक जीवन को अच्छा बनाएंगे? नहीं। अगर सूर्य शनि लगन में बैठे हैं तो कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में कहीं ना कहीं उनकी कटुता जरूर रहेगी। सूर्य शनि 7वें भाव में बैठ जाए तो भी कटुता रहेगी, या शनि लगन में हो, सूर्य 7म में बैठा हो तो भी कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम करता है। ऐसे ही सूर्य यदि दूसरे भाव में बैठ जाए और शनि 12वें भाव में बैठ जाए, लग्नेश कमजोर हो, लग्नेश की स्थिति कमजोर हो तो विवाह कभी कभी तो विवाह होने ही नहीं देता। आप देखिएगा, शनि 12वें भाव में और सूर्य दूसरे भाव में और लग्नेश भी के कमजोर हैं तो विवाह होने ही नहीं देता, हो जाए तो चलाने में बड़ी दिक्कत आती है। इसी तरह अगर शनि 6वें भाव में आ जाए और सूर्य 8वें भाव में आ जाए और सप्तमेश वीक हो,
ये भी विवाह होने में प्रॉब्लम करता है। और मैं 2-3 चीजें बताता हूँ। ऐसे शनि और चंद्रमा के योग हैं, जिसे आप विष योग भी बोलते हैं। अगर शनि चंद्रमा लगन में है प्रॉब्लम करेगा। शनि चंद्रमा सप्तम भाव में आ जाए तो भी प्रॉब्लम करेगा। शनि लगन में हो, चंद्रमा सप्तम में हो तो भी समस्या खड़ी करेगा। तो ये इस टाइप के दोष है जिसे मांग मंगल दोष से भी परे मानते हैं। एक बात हो, ये तो एक दोष है। अब बात ये है कि मंगल, जैसे मैंने मंगल के परिहार आपको गिनाए, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि यदि कि लड़की की कुंडली में मंगल चौथे भाव में हो और लड़के की कुंडली में भी मंगल चौथे भाव में हो, जैसा वो बोलते हैं कि मंगल मांगलिक के लिए मांगलिक लड़का ढूंढिए। यदि चौथे भाव में मंगल बैठा है और लड़के की कुंडली में कोई भी बात आ जाए तो भी उसका परिहार माना गया है, लेकिन भाव एक होना चाहिए, ऐसा ऋषि पराशर जी ने लिखा है। इसको हमें अच्छे से अगर हमें ज्ञान होगा तो हम जनता की सेवा कर सकते हैं, अच्छा ज्ञान बांट सकते हैं। 2-3 सूत्र मैं यहाँ पे जरूर देना चाहूंगा, वो सूक्ष्म रूप से सीखे। यदि लड़के का लग्नेश जिस राशि में बैठ जाए, सूत्र समझ लीजिए कि लड़के का लग्नेश जहां बैठा होगा, जिस राशि में बैठा होगा, यदि वही राशि लड़की की होगी तो आप विवाह के यहाँ कर दीजिए, मांगलिक दोष उसका नगण्य हो जाए। लड़के का लग्नेश जिस राशि में हो वही राशि लड़की की हो। एक बात, लड़के का सप्तमेश जिस राशि में बैठेगा वही राशि लड़की की हो। आंख में इसके आप हाँ कर दीजिएगा। लड़के की कुंडली में जहां शुक्र बैठेगा, शुक्र जिस राशि में होगा वही राशि अगर लड़की की होगी तो उसके साथ उसका अच्छा संबंध बनेगा। जो लड़के की कुंडली के अंदर जो उसका सप्तमेश का उच्च स्थान होगा वही राशि यदि लड़की की होगी तो भी मांगलिक दोष होने के बावजूद भी आप उसमें विचार करके हाँ कर सकते हैं। लड़के का सप्तमेश यदि नीच का भी होगा, लड़के के सप्तमेश का जो नीच स्थान है यदि वो राशि लड़की की होगी, वो भी उसमें भी आप हम शादी के लिए हाँ कर सकते हैं। मैंने इसलिए इस विषय को उठाया कि काफी इसमें छात्र हैं, इन विषयों को भी, इन सूत्रों को हमें याद होना चाहिए। मात्र मंगल को देखकर सीधा ये ना बोले कि आप मांगलिक हैं या मंगल दोष है। इन चीजों ये सूत्र अगर हमें ध्यान होंगे तो हम अच्छे से काम कर सकते हैं। ठीक है। तीसरी बात मैं एक और ये बताना चाह रहा था कि अष्टमेश यदि सप्तम भाव में आ जाए ये भी विवाह में प्रॉब्लम करता है। अष्टमेश कहीं पे भी बैठ के यदि सप्तम भाव को देखता होगा तो भी वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम करेगा। अष्टमेश कहीं भी बैठ कर सप्तमेश को देखेगा तो भी प्रॉब्लम करेगा। अब बताइए इतनी चीजें हमारे पास है, कहाँ तक हम विचार करेंगे। इसलिए जो मैंने पहले सूत्र बताए उनको यदि हमारे दिमाग में होगा तो हम एक अच्छे से कुंडली मैचिंग कर देंगे। लेकिन सत्य इसमें यह है कि मांगलिक दोष में जो मैंने आपको सूत्र बताए उनके साथ ऋषि पराशर ने लिखा है कि राशि मैत्री होनी जरूरी है। दोनों की जो राशि है चंद्र राशि से उम्मीद होनी चाहिए और गुण 24 और 25 गुण से कम नहीं होने चाहिए। सत्य है 24-25 गुण हो, राशि मैत्री हो, बाकी उनमें से कुछ योग मिलता हो तो आप उसको हाँ कर सकते हैं। ये मिनिस्ट्री की जनरल विषय है, सबके पास इस टाइप के विषय आते हैं। अब मुझे बोला गया कि प्रश्न के ऊपर मैं कुछ आपसे बात करूं। हालांकि यहाँ काफी लोग मुझे आचार्य अपने पांडे साहब ने भी बताया कि हमने प्रश्न काफी बच्चों को पढ़ाया है। मैं इसमें सिर्फ जनरल सी बात करके एक छोटा सा उदाहरण आपके कुंडली का दूंगा। आप कुंडली को, प्रश्न कुंडली को भी ऐसे ही देखिए जैसे आप जनरल कुंडली देखते हैं। इसमें कोई विशेष सूत्र है, लेकिन फिलहाल आप वही सूत्र लगाइए जो आप जनरल कुंडली के अंदर लगाते हैं। सपोज करो कि कोई हमसे प्रश्न करने आए कि हमारी शादी के बारे में बताइए कि शादी होगी कि नहीं। एक प्रश्न, होगी तो कब होगी, ये दूसरा प्रश्न हो। प्रश्न कुंडली के अंदर सबसे बड़ी बात है कि प्रश्न को अच्छे से समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि एक ही प्रश्न के अंदर कई प्रश्न जुड़े हुए होते हैं। शादी होगी कि नहीं ये प्रश्न पे मैं बात कर रहा हूँ, तो शादी के लिए आप सप्तम भाव को पकड़ेंगे। क्लियर? मैं आपसे अपने स्टूडेंट से बात कर रहा हूँ, ये समझ के मैं बात कर रहा हूँ कि जब भी शादी के लिए कोई प्रश्न आए तो उसमें हम सप्तम को पकड़ेंगे। सिंपल सा सूत्र पकड़िए कि जब भी कोई पूछे कि शादी होगी कि नहीं, शादी कब होगी, इसका भी मैं सूत्र बताऊंगा आपको। तो इसके लिए हम क्या देखेंगे, सप्तम भाव। तो जब भी इस टाइप का कोई प्रश्न आए और आपने कल कुंडली बनाई, प्रश्न कुंडली, तो लगने से कि लगन में बैठा हो और सप्तम से कि सप्तम में बैठा हो तो आप कह सकते हैं कि शादी होगी। क्लियर? उस टाइम पे यदि ऐसी स्थिति बनी हो कि लग्नेश लगन में आ जाए, सप्तम में हो, तो आप बोल देंगे कि शादी होगी, शादी हो जाएगी। नंबर 2 बात, लग्नेश सप्तम में आ जाए,
लग्नेश सप्तम भाव में आ जाए और सप्तमेश लगन में बैठ जाए तो भी शादी होगी। यस के उत्तर दे रहा हूं मैं आपको। हाँ के उत्तर कैसे देंगे कि लग्नेश लगन में हो, सप्तमेश सप्तम में हो, हाँ में उत्तर जाएगा होगी। लग्नेश सप्तम में आ जाए, सप्तमेश लगन में आ जाए तो भी शादी होगी। लग्नेश कहीं पे भी बैठ के सप्तम भाव को देखता हो, समझ लीजिएगा, लग्नेश कहीं बैठा हो लेकिन सप्तम भाव को देखता हो और सप्तमेश कहीं भी बैठा हो लगन को देखता हो तो भी शादी होगी। क्लियर? लग्नेश कहीं पे भी बैठा हो, सप्तमेश कहीं बैठा हो, अगर दोनों का दृष्टि संबंध पड़ गया, दृष्टि संबंध, तो भी शादी होगी। क्लियर? इन 4 योगों में से एक योग भी अगर आपको मिलता है तो आप उत्तर हाँ में दे सकते हैं। अब प्रश्न है कि अगर हाँ में उत्तर है तो शादी होगी कब? इसका एक सिंपल सा सूत्र मैं आपको दे रहा हूं कि 4 सूत्र हैं, कोई ना कोई सूत्र उत्तर लगेगा तब आप हाँ बोलेंगे। लग्नेश जब गोचर व सप्तम भाव में आएगा तो वो शादी होने का योग बना देगा। लग्नेश जब गोचर व सप्तम भाव में आएगा तो शादी होने के योग बना देगा। सप्तमेश जब गोचर व लगन में जाएगा, वो सूत्र समझ लिए, तो भी शादी होने का योग समय निकाल देगा। लग्नेश और सप्तमेश का गोचर में जब युति बनेगी कहीं पे विषुव भाव में होनी चाहिए। 6, 8 में 12 भाव को छोड़ के केंद्र और त्रिकोण में अगर इनकी युति बनती है तो वो भी उनके शादी होने का योग बनाएगा। ऐसे ही लग्नेश का और सप्तमेश का गोचर में जब दृष्टि संबंध बनेगा वो भी वो समय होगा जब इनके शादी होने का योग बनाएगा। क्लियर? आज मैं ये सप्तम भाव की ये बात मैंने आपको बताई है। एक छोटी सी कुंडली जो अभी मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है पर मैं उसकी कुंडली बताता हूँ आपको कि वो मेरे पास 25 नवंबर या 22 नवंबर को एक प्रश्न एक आचार्य जी ने करा कि उन्होंने, आचार्य जी ने मुझे बोला चोरी का प्रश्न है, सिंपल सूत्रों से मैं आपको बता दूंगा, फिर अगली बार कभी उसका डिस्कशन करूंगा फिर मैं बता दूंगा। उन्होंने बोला कि मेरे पर्स से किसी ने 6000 रुपये निकाले हैं, लगभग तारीख मुझे 25-26 याद है नवंबर की, और 3 बजे का टाइम था, तो मैं लगन की कुंडली पर उन्होंने कहा साहब मेरे पर्स से किसी ने 6000 रुपये चुराए हैं। तो पर्स तो चोरी नहीं हुआ कि 6000 रुपये निकाले, उनको मालूम हुआ कि 6000 रुपये निकाले। उस टाइम पे जो कुंडली बनी वो मीन लगन की कुंडली बनी। अब मीन लगन की कुंडली आज भी वही ध्यान रखिएगा कि लग्नेश अभी धनु राशि में ही चल रहा है। ठीक है? लग्नेश अभी धनु, जब भी कोई प्रश्न आए पहले लगन और लग्नेश को जरूर देखिएगा। सीधा सा प्रश्न, लग्नेश मजबूत है तो काम होने की संभावनाएं बनेगी और लग्नेश कमजोर है तो काम होने की संभावनाएं बिल्कुल कम हो जाएंगी। लगन में पाप करेंगे तो भी काम बनने की संभावनाएं कम हो जाएंगी। अब मीन लगन की कुंडली बनी, देखो सीधे सूत्रों से समझिए। अब लग्नेश कहाँ बैठा? अपनी राशि धनु में। क्लियर? लग्नेश अपनी राशि धनु में बैठा है तो यानी कि लग्नेश मजबूत हो गया, यानी कि आचार्य जी ने जो प्रश्न किया यानी कि मजबूत स्थिति में है, यानी कि उनके काम होने की संभावना है, यानी कि उनके पैसे मिलने की संभावना है। दूसरी बात, अब लग्नेश उठ के धनु राशि में तो बैठा है, वहां से वो सीधा पंचम दृष्टि से धन स्थान को भी देख रहा है। क्लियर? मैं सीधे सूत्रों से आपको बता रहा हूँ, लग्नेश का मजबूत होना अपनी राशि में और वहां से पंचम दृष्टि से धन भाव को देखना। अब लाभ भाव पे आप आ जाइएगा। लाभ भाव में कौन राशि बनी? मकर। मकर का शनि भी बृहस्पति के साथ चल रहा है, आज भी वही चल रहा है। तो लाभेश होके लाभेश का संबंध लग्नेश से बना और लग्नेश की दृष्टि धन स्थान पे, यानी कि धन और लाभ की स्थिति दोनों मजबूत हुई, यानी कि आचार्य जी का काम बनेगा, उसको पैसे मिलेंगे। अभी हम यहाँ पे अब प्रश्न आया कि पैसे चोरे किसने? तो आप सभी जानते हैं कि सप्तम भाव को हम चोर का भाव मानते हैं। ठीक है? सप्तम भाव को हम चोर का भाव मानते हैं तो सप्तम भाव में कौन सी राशि आए? कन्या। क्लियर? आज भी मेरे ख्याल से बुध और मंगल वहीं पे, बुध और मंगल इकट्ठे वृश्चिक पे चल रहे हैं, तो सॉरी अष्टम भाव में हुए हैं, अष्टम में हुए ना बुध और मंगल। ठीक है? तुला में थे उस टाइम पे, तो बुध और मंगल अष्टम में आए। मीन लगन की कुंडली में बुध और मंगल अष्टम में आए। तो मैंने उनको कहा कि क्योंकि जो कन्या राशि है, कन्या राशि का स्वामी कौन है? बुध। बुध कौन है? बालक। मैंने कहा साहब किसी शिष्य ने आपके पैसे निकाले हैं, तो कहने लगे साहब मुझे भी शंका अपने शिष्य पे ही है कि उसने वो मेरे साथ रात को रुका था, शायद उसने ये गलती करी हो। क्लियर हो गया? बुध को हम बालक से देखते हैं, मैंने कोई बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाया, सिंपल बता रहा हूँ। तो बुध कहाँ गया? अष्टम में। ठीक है? तो मैंने सीधा बुध को पकड़ के बोला कि भाई तुम्हारे किसी शिष्य ने, किसी बच्चे ने पैसे निकाले हैं। उन्होंने कहा मुझे भी शंका है।
तो मैंने कहा शंका है तो फिर दूर कर लो। अब प्रश्न की उपाय क्या लगेगा ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप कहीं तक आप कुंडली से उत्तर मांगिए, कुंडली उत्तर देगी। अभी हमारे बड़े बड़े आचार्यों ने पहले सत्र में गूढ़ रहस्यों पे बात की, अध्यात्म के भी और ज्योतिष के उस पे भी। अब बुध मंगल के साथ बैठा है। बुध कौन है? वो बच्चा जिसने चोरी करी। मंगल के साथ बैठा है तो उपाय क्या बना? मैंने मंगल कौन है? मंगल कौन है? लड़ाई झगड़े का मालिक, डराने का मालिक, पावर का मालिक। मैंने कहा साहब जिस बच्चे पे शंका है उसके जाकर पूछने से पहले तो थप्पड़ मारना। मैंने उपाय किया। मैं साहब पहले उसको 2 थप्पड़ मार के ये बोलना, मारने के बाद बोलना कि पैसे निकालो जो तूने उठाए। ये मत बोलना चोरी की कि नहीं की। वो मुझे क्लियर हो गया था। उन्होंने उसके 2 थप्पड़ लगाए, वो पैसे निकाल जो तूने निकाल। उसने साहब उनके पैसे फौरन 6,000। तो बुध और मंगल यानी कि बुध कौन? मंगल के साथ। तो मैंने मंगल की वजह से थप्पड़ लगाए और वहां मैंने आपको धन और लाभ की स्थिति क्लियर करी है। ऐसे हम कुंडली को हम थोड़ा अभ्यास करें, जैसे हम सिंपल तरीके से अभ्यास करते हैं आपको उत्तर मिलते चले जाएंगे। मैं ज्यादा समय न लेके बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं जो ये अपना आशा जी का जो ज्योतिष परिवार है, आशा जी को बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने मुझे बुलाया और सम्मानित किया, उसके लिए भी धन्यवाद। आचार्य से शिव पांडे साहब का जिन्होंने बहुत बहुत सम्मान के लिए मुझे बुलाया, आग्रह किया। मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, फिर भी मैं आया। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका परिवार ऐसे बढ़ते रहे, हमें बुलाते रहे और अपने ये काम करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। किया मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, फिर भी मैं आया। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका परिवार ऐसे बढ़ते रहे, हमें बुलाते रहे और अपने ये काम करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया राणा जी।